दोस्तों, हम जल के विषय में पढ़ रहे थे। अध्याय 3 का आज हम ये अंतिम पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि जल किस प्रकार से संक्रमित होता है। इसके पूर्व में हम पढ़ चुके हैं कि जल हमारे लिए कितना उपयोगी है, जल कहाँ कहाँ पर प्राप्त होता है, हमारे लिए जल की पूर्ति कैसे होती है, जल की मांग कितनी है, और साथ ही साथ हम पढ़ चुके हैं कि समुद्रीय जल क्या होता है, समुद्रीय जल में कौन कौन से लवण घुले होते हैं। जल हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा विलायक है, जिससे कि हम संतृप्त विलयन बनाते हैं, असंतृप्त विलयन बनाते हैं, और इसीलिए जल को विश्वव्यापी घोलक के रूप में जाना जाता है। विश्वव्यापी का मतलब है कि जितने भी यौगिक इस पृथ्वी पर उपस्थित हैं, उनमें से अधिक यौगिक जल में घुलनशील होते हैं, और इसी घुलनशीलता के कारण यह हमारे लिए बहुत उपयोगी हो गया है। मानव जीवन के लिए जल का बहुत अधिक महत्व है। आज इस अध्याय के अंतिम भाग में हम पढ़ने जा रहे हैं कि ये जल जो हमारे लिए बहुत आवश्यक है, ये जल संक्रमित कैसे हो जाता है, जल प्रदूषण क्या होता है, और इसको हम कैसे बचा सकते हैं ताकि आगे आने वाले समय में हमें किसी प्रकार की कठिनाई न हो। आज मेरे साथ विषय विशेषज्ञ के रूप में हैं श्रीमती शोभा चतुर्वेदी। तो शोभा जी आपको बताएंगी कि जल किस प्रकार संक्रमित होता है और जल के कौन कौन से उपयोग हैं, जल को बचाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। शोभा जी। प्यारे बच्चों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं उसके पहले एक बात याद दिलाना चाहती हूँ। आपने प्यासे कौवे की कहानी सुनी है? और नहीं सुनी है तो चलिए इस चित्र को देखते हैं। इस चित्र को देखकर आपको प्यासा कौवे की कहानी याद आ गई होगी। एक कौवा था, उसे बड़ी प्यास लगी, भटकता रहा इधर उधर। एक पेड़ पर जाकर बैठ गया, उसे कहीं पानी नहीं दिखाई दिया। उसने कुछ समय बाद नीचे देखा, एक मटकी रखी हुई थी। बड़ी आशा से वह उस मटकी के ऊपर बैठा, लेकिन निराश हुआ। पानी बहुत नीचे था, अब क्या करे? उसको एक तरकीब सूझी। उसने बहुत सारे कंकड़ उठाए, अपनी चोंच से एक एक करके वह कंकड़ उसमें डालता चला गया। बच्चों, क्या हुआ आप भी जानते हैं। पानी ऊपर आया, पत्थर नीचे गए और कौवा पानी पीकर उड़ गया। कितना समझदार था कौवा। लेकिन जानते हैं बच्चों, हम तो उससे भी बहुत ज़्यादा समझदार हैं, और उसी समझदारी का परिणाम ये हुआ कि हमने अपनी ज़मीन से पानी हैंडपम्प, कुएं आदि के जरिए उलीच कर हमारी भूमिगत जल को ख़त्म कर दिया। जो पानी का घड़ा भरा हुआ था उसे हमने मान लो पूरा खाली कर दिया। अब क्या करें? कौवा तो उड़कर इधर उधर जा सकता है, लेकिन हम तो नहीं जा सकते। हमें तो वही पानी फिर से संचय करना है, हमें पानी के घड़े फिर से भरना है। यानी बच्चों, आज हम किस विषय पर चर्चा करेंगे? एक महत्वपूर्ण बिंदु है जल का संचय, जल का संरक्षण, भूमिगत जल का संवर्धन हम किस प्रकार करें, इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन क्या हमारी समस्या केवल जल संवर्धन की ही है कि हम जल को कैसे बचाएं? नहीं, हम तो इतने समझदार हैं कि हमने जो बचा हुआ जल है उसे भी क्या कर दिया? दूषित कर दिया। हमने अपने विकास के नाम पर उद्योग धंधे इतने ज़्यादा बढ़ा लिए, अधिक पैदावार करने के लिए इतने ज़्यादा उर्वरक और कीटनाशक इस्तेमाल किए कि हमने खेती के जल के बाद निकला हुआ जल भी प्रदूषित कर दिया। और इस तरह से जो प्रदूषित जल है वह हमारे लिए एक बहुत बड़ा संकट बनकर सामने आए। बच्चों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे उसमें भूमिगत जल संवर्धन के साथ साथ जल प्रदूषण की भी समस्या है, उस पर चर्चा करें। तो जल हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्यों इतना वह हमारे लिए उपयोगी है? क्या आप इसके उपयोग से अवगत हैं? हाँ, साधारण रूप में आपसे यदि कोई पूछे तो आप बता सकते हैं कि ये सभी जीव जंतुओं के लिए, मनुष्यों के लिए, सबके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। इसके बगैर हम खेती नहीं कर सकते, पीने से लेकर सफाई के लिए सभी के लिए उपयोग में आता है। लेकिन आइए एक बहुत बड़ा उपयोग जिससे आप भी अवगत हैं, देखते हैं एक डैम का चित्र। यानी कि शोभा जी ने अभी आपको बताया कि जल हमारे लिए कितना उपयोगी है, और इस जल के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण उपयोग हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही अधिक महत्व रखते हैं। तो ये दिखा रही हैं कि डैम में हम किस तरह से पानी का उपयोग करके और ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। ये देखिए बच्चों, ये है एक डैम, बांध जिसे कहते हैं। इस बांध के द्वारा हम जल संग्रहण करते हैं।
और फिर इस संग्रहित जल का उपयोग विद्युत उत्पादन में करते हैं। यानी जल हमारे लिए कितना उपयोगी है और इसकी अधिक मात्रा होना हमारे लिए कितना ज़रूरी है, कितने जुड़े हुए पहलू हैं। यदि जल है तो विद्युत ऊर्जा है और विद्युत है तो हमारे जीवन में प्रकाश है। यानी हम इस जल का एक महत्वपूर्ण उपयोग ये देखते हैं कि इसके द्वारा, डैम के द्वारा जल संग्रहित कर बड़ी बड़ी परियोजनाएं बनाकर हम उसके द्वारा विद्युत का उत्पादन करते हैं। आइए देखते हैं जल विद्युत उत्पादन किस प्रकार से होता है। ये चित्र है जिसके बारे में विस्तार से आप आगे के अध्याय में पढ़ेंगे, अध्याय 7 में, जिसमें हम ऊर्जा के बारे में अध्ययन करेंगे। अभी फिलहाल आप सिर्फ चित्र के माध्यम से इतनी जानकारी रखें कि जल का उपयोग किसमें होता है, विद्युत उत्पादन में। जल की तेज धारा के द्वारा टरबाइन को घुमाया जाता है और टरबाइन से घूमता है जनरेटर, और जनरेटर में रोटर और स्टेटर दो भाग होते हैं जिसके द्वारा विद्युत उत्पादन होता है। यह एक महत्वपूर्ण उपयोग है बच्चों जल का। और इसके बाद हम चर्चा करते हैं इसके दूसरे उपयोग की, यानी डैम बनाकर जल संग्रहित करना, और फिर उसके बाद बड़ी बड़ी परियोजनाएं जिसमें हमने देखा है भाखड़ा नागल बांध है, या हमने नागार्जुन सागर या इंदिरा गांधी परियोजना वगैरह है, उसके द्वारा क्या होता है, विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। आइए एक और महत्वपूर्ण उपयोग उसके बारे में देखें। ये चित्र देख रहे हैं बच्चों, ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है नाभिकीय रिएक्टर का। इस नाभिकीय रिएक्टर में जल का उपयोग होता है, लेकिन साधारण जल का नहीं अपितु भारी जल का उपयोग होता है। हम भारी जल में हाइड्रोजन का एक समस्थानिक होता है जिसे कहते हैं ड्यूटेरियम, वह उपयोग में आता है, इसलिए ये इसका नाम है D2O। H2O के स्थान पर इसका सूत्र हम लिखते हैं D2O। यहाँ पर हाइड्रोजन का ही एक समस्थानिक ड्यूटेरियम उपयोग में आया है, और इस तरह से भारी जल का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है। जानते हैं बच्चों, नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया से बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, और उस ऊष्मा से ही फिर भारी जल को गर्म करके वाष्प में परिवर्तित किया जाता है, और यह वाष्प और फिर दूसरे तत्व को, पदार्थ को गर्म करती है, भाप बनाकर फिर टरबाइन चलते हैं, फिर उससे जनरेटर चलते हैं। यानी कुल मिलाकर नाभिकीय रिएक्टर के माध्यम से भी हम विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। यानी जल कई प्रकार से हमारे लिए उपयोगी हुआ। देखिए, शोभा जी ने अभी आपको बताया कि हम नाभिकीय रिएक्टर में एक विशेष प्रकार के जल को उपयोग में लाते हैं जिसे D2O कहा जाता है। सामान्य जल की उपयोगिता तो हम बहुत जानते हैं हमारे जीवन में, पर जल का एक दूसरा रूप जिसे कि भारी जल कहा जाता है, जहाँ पर हम हाइड्रोजन के ही दूसरे समस्थानिक का उपयोग करते हैं जिसका कि सूत्र D लिखा जाता है, और इसी से बन जाता है D2O। और D2O का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में होता है। नाभिकीय रिएक्टर हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं और उनसे हमें बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। तो बच्चों, आपने देखा कि विद्युत उत्पादन में जल का कितना अधिक महत्व होता है। ऐसे ही जल के और भी कई उपयोग हैं, जैसे कि हमारे जीवन में, हमारे रोज पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए और पशुओं के लिए, कृषि के लिए, ये सारे उपयोग हमें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो आपको शोभा जी अब अन्य उपयोगों के बारे में भी बताएंगी जो हमारे दैनिक जीवन में हैं। बच्चों, इसको आप इस तरह से नोट कर सकते हैं। देखिए कि जल के उपयोग, यदि परीक्षा में इस प्रकार का प्रश्न आता है तो आप इस तरह से उपयोग लिख सकते हैं कि जल का उपयोग जल विद्युत उत्पादन में किया जाता है, भारी जल के रूप में नाभिकीय रिएक्टर में, इसके अतिरिक्त विलायक के रूप में पौधों एवं खेती के लिए अत्यावश्यक होता है, ये मानव शरीर एवं जीव जंतुओं के लिए उपयोगी है, और साथ ही साफ सफाई जैसे अन्य कार्यों में भी इसका उपयोग होता है। ये थे जल के उपयोग जिसने इसकी महत्ता को इतना अधिक बढ़ाया है। जल के बगैर जीवन संभव नहीं है, लेकिन क्या हमने इस जल की रक्षा की? नहीं, हमने इस जल को संक्रमित कर दिया, प्रदूषित कर दिया। तो क्या होता है प्रदूषण? जब हम इस शुद्ध प्राकृतिक जल में कुछ
दूषित पदार्थ मिला देते हैं, ऐसे पदार्थ जो हानिकारक होते हैं हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से भी, और जब हम इसका उपयोग अन्य कार्यों में भी करते हैं तो उसके भी बुरे प्रभाव होते हैं। तो इस प्रकार जब जल प्रदूषित हो जाता है, उसमें अवांछनीय हानिकारक तत्व उपस्थित हो जाते हैं, तो वह जल संक्रमित जल कहलाता है। शोभा जी ने आपको बताया कि जल उपयोगी है, परंतु हम उसे संक्रमित कर देते हैं। संक्रमित यानी हम उसको कई ऐसे पदार्थ उसमें मिल जाते हैं जिससे कि वो पीने योग्य या हमारे उपयोग के लिए नहीं रहता है। तो मैं शोभा जी से आग्रह करूंगी कि ये जल कैसे संक्रमित होता है, इस पर भी कुछ प्रकाश डालें। बिल्कुल सही कहा विनया जी ने। हम संक्रमित जल की पहले परिभाषा लिख लें। बच्चों, आप नोट करें कि संक्रमित जल हम किसे कहेंगे। शुद्ध प्राकृतिक जल में विभिन्न दूषित हानिकारक पदार्थों के घुलने से जल दूषित हो जाता है, जो पीने एवं नहाने धोने आदि के उपयोग में नहीं आ सकता। ऐसा जल संक्रमित जल कहलाता है। आपकी किताब में इस तरह की परिभाषा दी हुई है, लेकिन जब भी आप पढ़ाई करें अपनी कॉपी में नोट्स इसी अंदाज में बनाएं। कुछ चित्रों को समावेशित करें, कुछ चार्ट्स बनाएं और उसके माध्यम से अपनी परीक्षा उपयोगी तैयारी करें। तो संक्रमित जल को हम इस तरह से परिभाषित कर रहे हैं, लेकिन अभी जैसा विनया जी ने कहा कि यह जल संक्रमित कैसे हो गया, हमने ऐसे कौन से काम कर दिए, तो क्या हम नहाना धोना बंद कर दें या हम इसका उपयोग करना बंद कर दें? ऐसा नहीं है। हमने कौन कौन से ऐसे कार्य किए, हमने प्रकृति से कैसे खिलवाड़ किया कि यह जल प्रदूषित हो गया। आइए प्रदूषित जल के बारे में चर्चा करें कि जल प्रदूषण कैसे होता है। ये देखिए, एक चार्ट है। इस चार्ट के माध्यम से हम चाहेंगे आप अपनी उत्तर पुस्तिका में भी जल प्रदूषण के इसी प्रकार से चार्ट बनाकर जानकारी एकत्रित करें। ये देखिए, जल प्रदूषण किन किन कारकों से हो सकता है। पहला हमने एक महत्वपूर्ण कारक लिया है औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ। इंडस्ट्रीज से निकलने वाले हमने विकास के नाम पर बहुत सारे उद्योग धंधे तो स्थापित कर दिए, लेकिन उसके कुप्रभाव या उससे निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ को जब जल में निस्सारित कर दिया जाता है तो वह हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होता है। इसी तरह से घरेलू सीवेज, जो घर से निकलने वाला गंदा जल है, मैला है, उसको यदि फ्रेश वाटर में मिला दिया जाता है या डाल दिया जाता है या तालाब या नदी या जल में मिल जाता है तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। तीसरा एक है खेती में आधुनिक उर्वरक एवं कीटनाशक। हम सभी चाहते हैं कि हमारी खेती से पैदावार अच्छी हो, हम अच्छा फसल, अच्छी उत्पादन प्राप्त करें, और इस कारण हम क्या करते हैं, कीड़ों से बचाव के लिए कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं और अच्छी पैदावार के लिए फर्टिलाइजर्स या उर्वरक इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसका क्या कुप्रभाव होता है, यह भी अभी आज हम जानेंगे। चौथा है समुद्री जल का प्रदूषण। ऐसी कौन सी गतिविधियां होती है कि समुद्री जल भी प्रदूषित हो जाता है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और है भूजल प्रदूषण। क्या नाभिकीय प्रदूषण भी होता है, और नाभिकीय यदि प्रदूषण है तो वो किस प्रकार से जल को प्रदूषित करता है, इन पर हम बिंदुवार चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले हम जानें औद्योगिक अपशिष्ट क्या होता है। शोभा जी, अभी आपने बताया कि औद्योगिक प्रदूषण हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होता है। तो उद्योगों से जहाँ एक और इतना विकास हो रहा है, वहाँ पर दूसरी तरफ उद्योगों से ऐसे कौन से पदार्थ हैं जो पानी में मिल जाते हैं और मनुष्य के लिए इतने हानिकारक हो जाते हैं? क्या आप इस पर भी कुछ प्रकाश डालेंगी? बिल्कुल सही कहा विनया जी। हम औद्योगिक प्रदूषण कैसे होता है, चलिए एक चित्र देखते हैं। इंडस्ट्रीज से निकलने वाला, उद्योगों से निकलने वाला ये वेस्ट मटेरियल है, ये इस तरह से बाहर निकल रहा है। यदि इसका उपचार किए बगैर ही, ट्रीटमेंट किए बगैर ही यदि इसे फ्रेश वाटर सोर्स या ताज़े जल, जो शुद्ध प्राकृतिक जल है, उसके सोर्स में मिला दिया जाए, तालाब, नदी वगैरह, तो ये वहाँ के जल को क्या करेगा, प्रदूषित करेगा। प्रदूषित करने का कारण ये है कि जब हम उद्योग धंधों में कोई भी केमिकल्स या रसायन का उपयोग करते हैं तो वे वेस्ट मटेरियल के रूप में भी निकलते हैं, जिसमें अम्ल होते हैं, क्षार होते हैं, कई कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन होते हैं। ये पदार्थ
जल में उपस्थित माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म कर देते हैं। और जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ख़त्म हो जाते हैं तो जो जल के शुद्धिकरण का नेचुरल तरीका है, प्राकृतिक तरीका है, वह भी ख़त्म हो जाता है। एक और महत्वपूर्ण चीज़ इसमें यह है कि इसमें होते हैं कई इंडस्ट्रीज़ ऐसी होती है जहाँ पर भारी धातुएं, जिसे हम कहते हैं हैवी मेटल्स, का उपयोग होता है। हैवी मेटल्स में आप यदि जानना चाहें तो विशेष रूप से मरकरी है, कैडमियम है और भी है। मरकरी जिसे हम साधारण नाम से जानते पारा। जब ये हैवी मेटल्स इंडस्ट्री से या उद्योग से निकलकर जल को प्रदूषित करते हैं तो जानते हैं बच्चों क्या होता है? सबसे पहले इसका प्रभाव मछली पर होता है। मछली इसके उपयोग के कारण मर जाती है। और ऐसा ही एक कांड जापान में हुआ था। एक दुर्घटना हुई थी, उसमें मीनामाटा एक जगह है जहाँ पर यही हैवी मेटल्स मरकरी मछली के पेट में पाई गई और उस मरकरी युक्त मछली के भोजन के रूप में इस्तेमाल करने से कम 50 से 60 इंसान या मनुष्य की मौत हो गई थी। यानी ये हैवी मेटल्स, ये टॉक्सिक सब्सटेंस या ये हानिकारक पदार्थ जल को प्रदूषित करके जलीय जीवन को और हमें किस तरह से प्रभावित करते हैं, इसका अंदाज तो आपने लगा ही लिया होगा। और आप भी इस तरह से इंडस्ट्री से निकलने वाले या उद्योगों से निकलने वाले जो वेस्ट मटेरियल है उसके क्या प्रभाव हैं उसको भी बिंदुवार नोट करें। हमने उद्योगों की तो चर्चा की, आइए हम अब घरेलू जल या सीवेज से निकलने वाले कुछ कुप्रभावों को भी देखें। शोभा जी ने अभी आपको बताया कि उद्योगों से जो वेस्ट मटेरियल पानी में मिलता जाता है उसमें कुछ भारी धातुएं होती हैं। जहाँ पर उसमें पारा होता है उसके साथ साथ उसमें लेड भी मिल जाता है। और जिस तरह पारा हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानकारक होता है उसी तरह लेड भी हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है। कई जीव जीवाणु या ऐसे जंतु जो कि ऐसे पानी को पी लेते हैं वो मृत्यु उनकी हो जाती है। तो बच्चों, हम जानते हैं कि किसी भी उद्योग के द्वारा हमारा विकास तो बहुत होता है, परंतु उसके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उद्योग के बाद जो वेस्ट मटेरियल या ऐसे पदार्थ निकलते हैं जिनकी आवश्यकता नहीं है तो उनका पूरी तरह से उपचार किया जाए। नहीं तो एक दिन ऐसा होगा कि हम विकास तो बहुत कर लेंगे परंतु जो मनुष्य जाति है उसके लिए एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। तो आइए अब हम जानते हैं कि हमारे घरेलू उपयोग से किस प्रकार हमारा जल संक्रमित होता रहता है। प्यारे बच्चों, अभी हमने बात की औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थों की। आइए बात करते हैं कि जब घर से निकलने वाला गंदा जल, जिसे हम कहते हैं सीवेज, वो यदि अच्छे जल में मिल जाए, हो सकता है कुछ पाइपलाइन या कुछ इस तरह की खराबी के कारण जब वो मिल जाता है तो किस तरह से वो पीने वाले जल को प्रदूषित करता है। ये एक बताया गया है प्रदूषण का सोर्सेस का चित्र। ये देखिए कि यहाँ पर है पानी पूरा बहता हुआ, एक तरफ है इंडस्ट्री, उद्योग धंधे, एक तरफ घरेलू है पूरी बसाहट, यहाँ से निकलने वाला वेस्ट भी इसी जल में मिल रहा है। इस उद्योग से निकलने वाला वेस्ट जो है वो भी अपशिष्ट पदार्थ भी इसमें मिल रहा है। यहाँ पर धोबी कपड़े धो रहे हैं, मवेशी भी इसी में तैर रहे हैं, यहीं पे ही जल मल उत्सर्जन का काम भी कोई कर रहा है और यहीं पे कचरा भी फेंका जा रहा है। यानी इस तरह से इस इतने अच्छे जल के पूरे हमने उपयोग को समाप्त कर दिया और उसको पूरी तरह से प्रदूषित कर दिया। अब ये प्रदूषण कैसे हमारे लिए नुकसानदायक हुआ? यदि ये सीवेज का जल हमारे शरीर में चला जाए, संक्रमित जल चला जाए, तो जानते हैं हम भी बैक्टीरिया या वायरस या ऐसे रोग से ग्रसित हो जाएंगे जो इनके द्वारा फैलते हैं। आप जानते हैं कौन कौन से रोग, जल जनित बीमारियां होती हैं? आइए उस पर प्रकाश डालते हैं। ये है जल जनित बीमारियां। सीवेज का पानी जब उद्योग धंधों के तरह ही पानी में मिलता है तो वह कई बीमारियां फैलाता है। कौन कौन सी है? टाइफाइड है, हैजा है, आंत्रशोथ है, पीलिया है जिसे हम कहते हैं जॉन्डिस, हिपेटाइटिस है
और इसी के साथ ही अमीबा जनित अतिसार। इस तरह से कुछ बीमारियों के नाम आप याद रख सकते हैं कि संक्रमित जल से कौन कौन सी बीमारियां होती है। ये संक्रमित जल बैक्टीरिया युक्त होगा, वायरस युक्त होगा और उसके उपयोग से मनुष्य कई बीमारियों से ग्रसित हो जाएगा। एक रोचक आंकड़े हम आपको बताना चाहेंगे कि पूरे विश्व में लगभग 25,000 व्यक्ति प्रतिदिन संक्रमित जल के कारण मौत का शिकार होते हैं। पूरी विश्व के यदि हम आंकड़े देखते हैं तो ये आंकड़े हमने कहीं एकत्रित किए हैं और ये जानकारी पाई है कि पूरे विश्व में संक्रमित जल से लगभग प्रतिदिन 25,000 व्यक्तियों की मौत होती है। और इसके साथ ही भारत ने भी जो उपलब्ध जल है उसका यदि 70% संक्रमित हो जाता है जल, तो उसके उपयोग से जो जल संबंधी बीमारियां होती है उसमें लगभग 73 लाख कार्य दिवस हमारे व्यर्थ चले जाते हैं। आप समझ सकते हैं कि इस संक्रमित जल के कारण देश की अर्थव्यवस्था, देश की पूरी स्वास्थ्य पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है और हमें इसके लिए क्या प्रयास करना चाहिए। आइए, हमने इस पर तो चर्चा की, आइए और देखते हैं समुद्री प्रदूषण कैसे होता है। शोभा जी ने भी आपको बताया कि जल प्रदूषण से हमें कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। आपने देखा कि जल वो साधन है जिसके द्वारा कि बीमारियां बहुत तेज़ी से फैलती हैं और इसीलिए जल को शुद्ध रखना हमारा पहला कर्तव्य बन जाता है। आजकल जल को शुद्ध रखने के लिए हम अपने घरों में भी कई उपाय करते हैं, परंतु इसके साथ साथ हमें ये सोचना चाहिए कि वो क्षेत्र जहाँ पर कि जल के भंडारण हैं वो ख़राब ना हो, क्योंकि वही जल हमारे घरों में आता है। तो हम केवल अपने घर के जल को शुद्ध रखें, ये हमारा कर्तव्य नहीं है। हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है कि जल जहाँ पर एकत्रित होता है या जो बड़े बड़े तालाब हैं, नदियाँ हैं, उन्हें हम सुरक्षित रखें ताकि प्रत्येक मनुष्य को, प्रत्येक जीव जंतु को, पेड़ पौधों को शुद्ध जल प्राप्त हो सके और हमारे नदियाँ और तालाब हमेशा हमारे लिए उपलब्ध रहें। तो आगे देखिए समुद्री जल से किस प्रकार संक्रमित होकर और हमें जल खराब मिलता है। एक बार और बताना चाहेंगे कि सीवेज का पानी या कोई भी कार्बनिक पदार्थ यदि जल में बढ़ जाता है तो उसके कारण एक और प्रभाव मैं बताना चाहूँगी जो आपकी किताब में नहीं दिया है, जिसे कहते हैं यूट्रोफिकेशन। एक बात जान ले बच्चों कि जब पानी में कार्बनिक पदार्थ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसके विघटन से जो पदार्थ पैदा होते हैं वो जल में पाए जाने वाले एल्गी यानी जो शैवाल है उनके लिए पोषक तत्व का कार्य करते हैं। और ये पोषक तत्व क्या करेंगे, एल्गी को इतना ज़्यादा बढ़ा देंगे कि पूरे पानी में बहुत ज़्यादा एल्गी या शैवाल इस तरह की ग्रोथ या वृद्धि हो जाएगी। जब उनका लाइफ साइकिल पूरा होगा, अपना जीवन चक्र पूरा होगा, वे एल्गीज समाप्त होंगे। और जब वे समाप्त होंगे तो क्या होगा जानते हैं कि उनके विघटन के लिए जो घुलित ऑक्सीजन है वायु में, इसमें जल में घुलित ऑक्सीजन है, उसका उपयोग हो जाएगा। यानी जल में घुलित ऑक्सीजन जब संपूर्ण तरह से उपयोग में आ गई तो मछली या उसमें रहने वाले जीव जंतुओं के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो पाएगी। इस तरह से जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है उसकी कमी के कारण जलीय जीव जंतु समाप्त हो जाएंगे। यानी संक्रमित जल ने कितना दुष्प्रभाव किया ये हमने इससे देखा। आइए समुद्री प्रदूषण कैसे होता है। हमने देखा कि समुद्र में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जहाज चलते हैं, कोई परिवहन है, कोई सामग्री ले जानी है, उस तरह से जहाज चलते हैं। या समुद्र के किनारे पर्यटक होते हैं, वे कुछ ऐसा वेस्ट मटेरियल, पॉलीथीन है, बैग्स हैं या कुछ सामान फेंक देते हैं जिससे समुद्री जल प्रदूषित होता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण कारक होता है जिसमें हम कहते हैं कि तेल चिक्कण क्या होता है, आपकी किताब में भी दिया हुआ है। जब जहाज पानी के ऊपर चलता है और उसमें यदि ऑयल टैंकर्स या तेल का वाहक है वो, और यदि वह तेल समुद्र की सतह पर फैल जाए तो जानते बच्चों कि उससे क्या होगा, उससे अंदर के जीव जंतुओं को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी और वो समाप्त हो जाएंगे। ऐसी ही एक दुर्घटना हुई थी, कहाँ पर, टोरी कैन्यन नामक तेल टैंकर जब इंग्लिश चैनल में फैल गया था और उसके टकराने से 1,18,000 टन कच्चा तेल इंग्लिश चैनल में फैला था। इसे हटाने के लिए
आप कल्पना कर सकते 2 करोड़ गैलन धोने के साबुन यानी डिटर्जेंट का छिड़काव किया गया था। इस तरह से छिड़काव ने क्या किया, और ज़्यादा समुद्री जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाया। यानी समुद्री जल के प्रदूषण के ये कारक हैं। और हम तेल चिक्कण किसे कहते हैं, तेल चिक्कण क्या है, ये हो सकता है परीक्षा में आपसे पूछ लिया जाए। तो इसकी परिभाषा आप लिखेंगे कि जब कच्चा तेल पानी से हल्का होने के कारण पानी की ऊपर पतली परत बना लेता है तो उसे हम तेल चिक्कण या ऑयल स्लिक कहते हैं। तो बच्चों, हमने यहाँ पर प्रदूषण के विभिन्न कारकों, कौन कौन से सोर्सेस है, उन पर अभी प्रकाश डाला। अब शोभा जी आपको बताएंगी कि ये जो प्रदूषण हो जाता है, क्या हम इस प्रदूषण को किसी तरह से दूर कर सकते हैं, इसके बारे में आपसे चर्चा करेंगी। बच्चों, प्रदूषण को दूर करने के तो कई तकनीक है, लेकिन चूंकि हम एक विकासशील देश में रहते हैं जो कंटिन्यूस विकास कर रहा है, तो हमें ऐसी तकनीकें इस्तेमाल करनी हैं जो कि कम खर्च, कम लागत वाली हो। और इस प्रकार उद्योगों एवं सीवेज वाले जल को उपचारित किया जाना चाहिए और उसके लिए ऐसी तकनीक इस्तेमाल की जानी चाहिए जो कम खर्च वाली हो। विशेष रूप से हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हम भी कोई भी ऐसे काम ना करें जिससे कि हम जल को प्रदूषित करें या शुद्ध जो प्राकृतिक जल है उसको हम गंदा करें। ना हम उसमें पॉलीथीन, ना फल फूल, सड़े गले पदार्थ कुछ भी नहीं फेंके। एक आपने दुर्घटना सुनी होगी, एक घटना सुनी होगी, पेपर में अभी कुछ समय पहले आया था, अहमदाबाद में घटी थी, जिसमें ये बताया गया था कि कुछ मूर्तियों के विसर्जन के पश्चात वहाँ पर केमिकल्स फैल गए थे और उसके कारण मछलियाँ मर गई थी। जो इस तरह की घटनाएं होती है उसमें केमिकल्स, जब हमने अभी बताया कि रसायन जब जल में मिल जाता है तो वो वहाँ के जल जीवन को, इकोसिस्टम को भी प्रभावित करता है। तो हमें यह प्रयास करना है कि जल जीवन इस तरह से प्रभावित ना हो, हम जल को संक्रमित ना करें। और हम सिर्फ आज जल प्रदूषण की ही चर्चा नहीं कर रहे बच्चों, हमें ये तकनीकें भी देखनी है कि हम वर्षा के जल को किस प्रकार बचाएं। अब शोभा जी आपको बताने जा रही हैं कि हम जल को कैसे बचाएं, जल संक्रमित कैसे होता है, जल में कौन कौन से पदार्थ ऐसे हैं जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं। परंतु इसके बाद ये भी तो बहुत ज़रूरी है कि जल जो हमारे पास है उस जल का हम संरक्षण करें, उसे बचा के रखें। तो अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि हम जो जल हमें वर्षा से प्राप्त होता है उसे हम किस तरह से बचा कर रखें। तो शोभा जी आपको बताने जा रही हैं कि हम जल को किस तरह से बचाएं। प्यारे बच्चों, आपके लिए एक ऐसा मॉडल हमने बनाया है जिससे आप इस तकनीक को समझ सके। हमने बहुत चर्चा कर ली संक्रमित जल की, उससे बचने के उपाय की। अब हम कुछ ऐसी सामान्य जानकारी भी देना चाहेंगे कि हम जिस संकट से गुजर रहे हैं उससे कैसे निपटें। जहाँ भूमिगत जल, ग्राउंड वाटर लेवल इतना गहरा चला गया कि हम जब ट्यूबवेल खोदते हैं तो पता चलता है 400 फीट की गहराई तक हमें पानी नहीं मिलता। तो क्या वजह है कि भूमिगत जल का लेवल इतना ज़्यादा नीचे गिर गया? इससे बचने के लिए हमें क्या करना है? कुछ तकनीकें हैं आसान सी जिसका प्रचार प्रसार आप भी करें और उसका इस्तेमाल भी करें। ये एक मॉडल बनाया है रूफ वाटर हार्वेस्टिंग का। इसे कहते हैं रूफ वाटर हार्वेस्टिंग। ये एक है पूरी बिल्डिंग बनी हुई जिसे कहते हैं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है ये पूरी की पूरी। यदि इसकी छत बहुत बड़ी है तो इसका पानी यदि ऐसे ही वेस्ट चला जाएगा तो क्या होगा, हम उसका कोई उपयोग भी नहीं कर पाएंगे। वर्षा के दिनों में जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो पानी ऐसा ही बह जाता है। इसके बजाय यदि इस जल के पानी को इस छत के पानी को संचयित कर ले, हम इकट्ठा कर ले। कैसे? ये देखिए, ये छत है, इससे ये सारे पाइप्स जुड़े हुए हैं और इन पाइप्स को एक बड़े पाइप से जोड़ा गया है। ये बिल्डिंग है पूरी और उसके बाहर एक ये बड़ा पाइप गया हुआ है। इस पाइप से और दूसरी बिल्डिंग है उसको भी कनेक्ट कर दिया है, यानी जितना भी छत का पानी है वो यहाँ संचयित हो रहा है। इसको यदि हम चाहें तो सीधे ये देखिए, ये है हैंडपम्प जिसके ज़रिए हम भूमिगत जल बाहर निकालते हैं।
इस हैंडपंप से सीधे इसे जोड़ा जा सकता है, लेकिन इसके स्थान पर यदि इस जल को फिल्ट्रेशन टैंक, जिसमें कहा जाता है हमने नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से छानने का प्रबंध किया है, चारकोल के टुकड़े हैं या इसमें गिट्टी है, रेती है, ये डालकर, तो उससे छना हुआ जल जब इस भूमिगत जल के सोर्स से, जिसे कहते हैं हैंडपंप या ट्यूबवेल से जुड़ता है, तो पानी का जो ग्राउंड वाटर लेवल है उसका लेवल बढ़ जाता है। तो ये एक तरीके की तकनीक है जिससे हम क्या करते हैं, रिचार्ज करते हैं। किसको रिचार्ज कर रहे हैं हम? हैंडपंप को। और इसके माध्यम से ये रूफ वाटर हार्वेस्टिंग का एक मॉडल है जो आपको एक तरीका बता रहा है कि आप भी इस तरह से प्रयास कर सकते हैं और इस प्रयास में आप सफल होंगे। आप अपने स्कूल में, अपने घरों पर इस तरह के जानकारी सभी को देकर ये बता सकते हैं कि हम जिस जल संकट के दौर से गुजर रहे हैं उसे हम अपने स्तर पर किस प्रकार हल कर सकते हैं। ये एक छोटा सा मॉडल ये दर्शाया गया है कि ये इसके माध्यम से हमने वर्षा को प्रदर्शित किया था कि कैसे पानी गिरता है, और पानी जब गिरेगा तो सब छत पर इकट्ठा होगा और पूरा इकट्ठा होकर जब ये नलकूप से जुड़ेगा तो ये ग्राउंड वाटर के लेवल को काफ़ी बढ़ा देगा। बच्चों, इस प्रकार हमने जल संचय की और भी तकनीकें जाननी चाहिए है। आपकी किताब में ज़्यादा विस्तार से अध्ययन नहीं किया गया है इसका, इसलिए एक छोटा सा मॉडल बनाकर हमने जल संचय कैसे किया जाता है इसको समझाने का प्रयास किया है। इसके अतिरिक्त भी हम घरेलू स्तर पर, घरेलू उपयोग में कैसे जल को बचा सकते हैं, इसकी विभिन्न तकनीकें जान सकते हैं। हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रख सकते हैं। मान लीजिए आप घर में वॉश बेसिन है, वॉश बेसिन का नल खोलकर कोई भी कार्य करते हैं तो वह नल का पानी व्यर्थ जाता है। हम बजाय इसके मग का इस्तेमाल करें। साफ सफाई के लिए, गाड़ी धोने के लिए यदि हम पाइप के स्थान पर हम मग और बाल्टी का इस्तेमाल करेंगे तो हम निश्चित रूप से पानी की बहुत ज़्यादा मात्रा बचाएंगे। इस संक्रमित जल को और इस घटते हुए पानी की उपलब्धता को हम कैसे दूर करें, इस संकट से कैसे उबरे, इस पर हमने आज विस्तार से चर्चा की है। इसके बाद भी आपको कोई कमी या आपको कोई कठिनाई महसूस होती है तो आप ज़रूर हमसे संपर्क कर सकते हैं। शोभा जी ने अभी आपको बताया कि जल के उपयोग क्या क्या होते हैं और विद्युत उत्पादन में हमें जल किस तरह उपयोगी होता है। साथ ही साथ शोभा जी ने आपको बताया कि जल किस प्रकार से संक्रमित होने लगता है, जल के संक्रमित होने में उद्योगों का कितना बड़ा हाथ होता है और जल संक्रमित होने के कारण हमारे लिए वह कितना हानिकारक हो जाता है। साथ ही साथ उन्होंने आपको यह भी बताया कि जल जो है उसको संक्रमित होने से कैसे बचाया जा सकता है और हम उसका उपयोग कितना अधिक से अधिक कर सकते हैं। जल को बचाने के लिए जो उन्होंने एक छोटा सा मॉडल बनाकर आपको बताया, मुझे पूरी आशा है कि आपने इसे अच्छी तरह से समझ लिया होगा। तो बच्चों, आज हम पूरी इस कथा का या इस पाठ का जो सार निकाल रहे हैं वह यह है कि सारी कथा का यही है सार, जाने दो ना जल बेकार। सारी कथा का यही है सार, जाने दो ना जल बेकार। जल ही जीवन, जल ही किस्मत, जल ही जीवन, जल ही किस्मत। जल से बड़ी न कोई नेमत, जल से बड़ी न कोई नेमत। जिसने बचाया प्रतिदिन पानी, जिसने बचाया प्रतिदिन पानी, उससे सुखी न कोई प्राणी। तो बच्चों, आपने देख लिया कि पानी का महत्व हमारे जीवन में कितना अधिक है। आज हम हमारे पाठ को यहीं पर समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई होगी तो आप हमसे संपर्क अवश्य करेंगे। हमारे फ़ोन नंबर है 246820 246820 24222092। आप इन फ़ोन नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं और साथ ही साथ आप हमसे पत्र व्यवहार द्वारा भी अपनी कठिनाइयों का हल जान सकते हैं। तो बच्चों, फिर मिलेंगे अगले समय में। नमस्कार।